हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको कक्षा 9वीं का हिंदी पाठ 5 जूलिया पढ़ाएंगे, जिसके लेखक का नाम है अंतोन चेखव। तो अंतोन चेखव का परिचय पहले सुनिए। इनका जन्म 29 जनवरी 1860 तगान रो में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 15 जुलाई 1904 में हो गई। महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। तो बच्चों, ये रूस के लेखक हैं, रूसी हैं, और इन्होंने नाटककार, कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और ये समाज में व्याप्त बुराइयों को, जो भी बुराइयां समाज में उस समय थी, उसको बड़े ही व्यंग्यात्मक रूप से, व्यंग के रूप में चित्रण किया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ ए ड्रेरी स्टोरी, द वाइफ, अन्ना ऑन नेट, बैंड बिजनेस, द वर्ड मार्केट, ओल्ड एज ग्रीसा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, कृतियाँ हैं। गद्य संबंधी एकांकी। इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। तो बच्चों, एकांकी जो होता है ये छोटा होता है और इसमें ये छोटा होने के कारण ये कथा, एक ही कथा इसमें कही जाती है और जो कि शुरू से लेकर के अंत तक रोचक होती है, इंटरेस्टिंग होती है। प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक महोदय बता रहे हैं कि कभी भी व्यक्ति को दब्बू नहीं होना चाहिए। दब्बू मतलब अपने अधिकार को जो किसी से मांग न कर सके, डरता रहे, उसके दब्बूपन कहते हैं। और अपने अधिकार न्याय के लिए जो व्यक्ति सजग कैसे रहेगा, सतर्क कैसे रहेगा, इस पाठ में उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किया है। पाठ का नाम है जूलिया, पेज नंबर 15 पर देखिए। जूलिया ये जो है एक गवर्नेस है। गवर्नेस का मतलब होता है कि घर पे बच्चों को पढ़ाने वाली को, शिक्षिका को गवर्नेस कहते हैं। और इसमें एक मालिक है जिसको कि गृह स्वामी कहा गया। घर गृह माने स्वामी, माने घर का स्वामी, मालिक। तो इन दोनों के बीच में संवाद होता है जिसको कि इस पाठ में बताया गया है। देखो, जूलिया, दबेश्वर में आपने मुझे बुलाया क्या मालिक? जूलिया जो है दबेश्वर में धीमी आवाज़ में बोलती है कि मालिक, आपने हमको बुलाया क्या? गृह स्वामी कहता है कि हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। कहता है कि हाँ मैंने बुलाया, बैठ जाओ। जूलिया बैठती हुई शुक्रिया, शुक्रिया माने धन्यवाद, देती है। गृह स्वामी कहता है, जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तनख्वाह माने पेमेंट, पगार। तो वह घर का स्वामी कहता है कि जूलिया, मैं तुम्हारा पगार देना चाहता हूँ, पगार का हिसाब किताब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सकता हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी। तो घर का स्वामी कहता है कि जूलिया, मैं तुम्हें
पगार देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी और तुम खुद तो अपना पगार नहीं मांग सकती, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है, इसलिए मैं खुद जो है तुम्हें पगार देना चाहता हूँ। तो बोलते हैं कि हाँ, हमारी जो बात हुई थी कि आपको 30 रूबल देने की बात हुई थी। रूबल बच्चों, यहाँ पर रूस में चलने वाली जो पैसा होता है, अपने यहाँ पैसा रुपया बोलते हैं, वहाँ पर रूबल बोलते हैं। तो 30 रूबल में बात हुई थी, ऐसा उन्होंने कहा। तो जूलिया कहती है विनीत स्वर, विनीत माने रिक्वेस्टिंग के साथ, निवेदन के साथ कहती है कि जी नहीं मालिक, 40 रूबल। उसने कहा कि मालिक 30 रूबल में नहीं बल्कि 40 रूबल में बात हुई थी। गिरिस्वामी नहीं भाई, 30, ये देखो डायरी, डायरी मैंने दैनिक में दिखाते हुए वो घर का स्वामी कहता है कि देखो, मैंने पन्ने पर लिख के रखा है, डायरी में नोट करके रखा है, हमारी तुम्हारी बात हुई थी 30 रूबल में, मैंने इसमें नोट करके रखा है। मैं बच्चों को की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हो गए। तो घर का स्वामी कहता है, मालिक कहता है कि देखो, हमारी तुम्हारी जो बात हुई थी 40 रूबल की नहीं हुई थी बल्कि 30 रूबल की हुई थी, और ये देखो मैं डायरी में लिख के रखा हूँ। और इसके पहले भी जो हमारे यहाँ गवर्नेंस थी बच्चों को पढ़ाने वाली, उसको भी मैं 30 रूबल ही देता था। अब कहता है कि अभी तुमको हमारे यहाँ पढ़ाते हुए 2 महीने हो गए। जूलिया कहती है दबे स्वर में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। जूलिया कहती है नहीं मालिक, 2 महीने और 5 दिन हो गए। तो गिरिस्वामी कहता है क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट करके रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। तो उसने कहा कि नहीं, मैं डायरी में लिख के रखा हूँ, केवल 2 ही महीना हुआ है, और 2 महीने के हिसाब से अगर हम देखते हैं आपकी पगार तो 60 रूबल बनता है। हाँ, तो महीने में बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और भी ली है, ठीक है ना। तुम घर का मालिक कहता है कि देखो, आपको 60 रूबल तब दिया जाएगा जब पूरे दिन आप काम किए, महीने भर। लेकिन देखा क्या जाता है कि जब भी इतवार का दिन था, संडे का दिन था, उस दिन आप जो है मेरे बच्चे कोल्या को घुमाने ले गई थी। तो बच्चों का घुमाना तो आप भी जानती हो कि कोई काम नहीं होता है, इसलिए वो आपका पगार में से कट जाएगा और 3 दिन आप छुट्टी ली हो। इस तरह से बस वो समझाता है कि ये सब जो मैं कह रहा हूँ ठीक बता रहा हूँ ना। जूलिया दबे स्वर में, जी आप कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं, कहती है, कहते हुए रुक जाती है, कहती है कि आप मालिक कह रहे हो तो ठीक ही कहे होगे। गिरिस्वामी, अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन उसमें से कम। उसने कहा कि 9 दिन इतवार का, संडे का, और 3 छुट्टियाँ ली थी, 9 3 12 दिन कम हो जाता है। तो मैं गलत कोई नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ बान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 नागे, नागे माने डांडी, तो हो गई। घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं अब? 41, 41 रूबल, ठीक है। तो मालिक जो है सारा छुट्टियों को काट लेता है और बच्चों को घुमाने का भी काट लेता है। बच्चे बीच में उनके बीमार थे,
तो उसका भी काट करके, सब काट करके बोलता है कि केवल 41 रूबल आपका बचता है। जूलिया रुआसी हो जाती है, रुआसी माने रोने जैसी हो जाती है, और रोते हुए स्वर में कहती है, जी हाँ हाँ। गृहस्वामी डायरी के पन्ने उलटते हुए, अपनी जो दैनंदिनी डायरी लिया था उसको पलटते हुए, याद आया 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, कीमती माने महंगी थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना बदा है। बदा माने उनको नसीब में है। लेखक बताता है कि आपके साथ प्याली चाय की भी टूट गई थी, तो उसको आप याद करो, और मेरा नुकसान हुआ ठीक है, लेकिन मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है मेरा भाग्य। हाँ, मैं तो प्याली के 2 रूबल ही काटूँगा। अभी वो मालिक बोलता है कि जो प्याली आपसे टूटी थी, कप प्लेट, उसका हमने 2 रूबल काट लिया। अब देखो, तुम उस दिन ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट पड़ गई। अभी आगे कहता है कि जब बच्चे को घुमाने गई थी तो किसी पेड़ की टहनी डाली से खरोच लग गया और उसकी जैकेट फट गई थी और 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने बान्या के नए जूते उठा ले गए, चुरा लिए। और तुम मेरी बात सुन रही हो ना, ये सारी चीज़ें ले वो घर का मालिक समझाता है कि देखो तुम्हारी लापरवाही थी कि हमारी नौकरानी ने मेरे बच्चे के जूते चुरा ले गई, तो उसका भी आपको पैसा कटेगा। ये सब कहता है, जूलिया से बोलता है कि सुन रही हो ना। तो जूलिया कहती है मुश्किल से अपनी रुलाई रोते हुए, अभी वो रुलाई को रोकते हुए बड़ी मुश्किल से रोना चाहती है लेकिन रो नहीं पा रही है। आंखों में आंसुओं को रोक करके, दबा करके बोलती है, जी जी सुन रही हूँ, हाँ मैं सुन रही हूँ। गृहस्वामी, ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल कट गए, और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। अभी वो कहता है कि जूतों के 5 रूबल कट गए और 10 जनवरी को याद करो, मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे, कुछ रूबल दिए थे, वो 10 रूबल। जूलिया लगभग रोते, लगभग मतलब अभी वो ऐसा लग रहा था कि अब रो रही है, रोने जैसी हुई थी, आंसू नहीं गिर रहे थे, लेकिन वो ऐसी रुआसी हो गई थी और वो जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाई, आपने कुछ मुझे दिया नहीं था, ये कह करके वो बोल नहीं पाती है। गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन यकीन माने विश्वास ना हो तो दिखाऊं डायरी। डायरी को पन्ने को पलटते हुए वो कहता है कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? जो भी चीज़ें मैं करता हूँ, लिखता जाता हूँ। ये देखो डायरी में मैं लिखा हूँ। डायरी को दिखाने का के अंदाज में वो उसको बोलता है। तो जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में, कठोर स्वर में, कठोर आवाज़ में कहता है, दिए होंगे नहीं, दिए हैं, ठीक है, घटाओ 41 में से अब हम बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? अभी वो घर का स्वामी कहता है कि देखो, दिए ही नहीं बल्कि दिए हैं। विश्वास के साथ वो कहता है, देखो मैं डायरी में लिखा हूँ। अब उसमें से भी 41 में से वो जो उसका रूबल बता रहा था, उसमें से भी पगार में से अब उसने 27 माइनस कर दिया, घटा दिया, और कहता है कि देखो अभी आपके 14 रूबल बचे। जूलिया आंसू पीती हुई, कांपती आवाज़ में, पीजने का मतलब होता है आंसुओं को रोकना, तो आंसुओं को वो रोकते हुए कहती है कि मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे,
और वो मुझे मालकिन ने दिए थे सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। कहती है कि हमें अभी पैसा कभी भी नहीं मिला है, केवल एक बार मालकिन ने हमको 3 रूबल दिया है और कोई नहीं दिया है मालिक। तो गृह स्वामी जैसे आसमान से गिरा हो, अच्छा, आश्चर्यचकित वो करके वो कहता है कि अच्छा, इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई नहीं, देखो तुम न बताती। अभी वो घर का स्वामी कहता है मालिक कि ठीक है, मालकिन ने तुम्हें पैसा दिया, ये तो मालकिन ने हमको बताया ही नहीं, ठीक है तुमने बता दिया तो, नहीं तो अनर्थ हो जाता है। अनर्थ माने अच्छा नहीं होता, बेकार हो जाता है। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं लिखता हुआ दिखाई देता है, हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो, बचे 11 रूबल। देते हुए संभालते हुए वो गिन लो, ठीक है देता है। तो जूलिया को उसने 11 रूबल देता है, कहता है कि जो मालकिन ने दिया था वो भी मैं 3 रूबल काट लिया, अभी आपके 11 रूबल बचे। जूलिया कांपते हाथों में रूबल लेती है। जूलिया भी दुखी है, चिंतित है, उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन वो रूबल को, अपनी पगार को लेते हुए कांपते स्वर में कहा कि जी धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद उसको देती है, बोलती है। गृह स्वामी, घर का मालिक, अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता है। अभी घर के स्वामी को अत्यधिक गुस्सा आ जाता है, क्रोध आता है और संभाल नहीं पाता है। ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, लगभग ऐसा लग रहा था वो चिल्ला रहा था, चिल्लाते हुए उसने जोर से आवाज़ में लाउडली स्पीक करता है, बोलता है, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया। ठग लेना मतलब लूट लेना, धोखा दे देना, तो चीट करना, तो कह रही है। तो मालिक कहता है कि जूलिया तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, मैं तुम्हें लूट रहा हूँ, तुम्हें ठग ले रहा हूँ और तुम मुझे धन्यवाद देती हो। तुम्हारे पैसे हड़प लिया और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ में खाते हो। मालिक को अत्यधिक गुस्सा आया और गुस्से में वो जूलिया को बोलता है कि जूलिया तुम ठीक नहीं कर रही हो, क्योंकि मैं तुम्हें लूट रहा हूँ, तुम्हारा हक ले रहा हूँ, तुम्हारा पगार नहीं ले दे रहा हूँ, और तुम्हें उल्टा धन्यवाद दे रही हूँ। तो जूलिया कहती, जी हाँ मालिक, हाँ मालिक, मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ। गृह स्वामी गुस्से में तुतलाने लगता है। तुतलाना मतलब बच्चों, जब आदमी क्रोध में आ जाता है तो उसकी आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है। तो वो मालिक भी ऐसा जोर से गुस्सा करता है और गुस्से में तुतलाता जैसा बोलता है कि जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों क्यों, हाँ मालिक। होता है कि हाँ हाँ मालिक, मालिक को, उसको बात को मालिक, घर का मालिक गुस्से में बोलता है। जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में। अब ये मालिक का रूप देख करके जूलिया जो है भयभीत हो जाती है, डर जाती है, और डर करके, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया, आप तो कुछ दे रहे हो। जूलिया कहती है मालिक, इसके पहले तो मैं जहाँ जहाँ काम की उन लोगों ने तो कुछ भी नहीं दिया, आप तो कम से कम कुछ तो दे रहे हो, इसलिए आपको धन्यवाद मैंने बोला। गृह स्वामी क्रोध के कारण कांपते हुए उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। आश्चर्य माने इसमें कोई हमें वंडरफुल सरप्राइज नहीं हो रहा है कि आपका पैसा कोई नहीं दिया, पगार नहीं दिया। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। क्रूर माने निर्दयतापूर्वक मजाक किया। उसने कहा कि जूलिया मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया, और पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता। सबक सिखाने का मतलब होता है कि सही रास्ता दिखाना। लेखक बता रहा है यहाँ पर कि मालिक उसको एक सही रास्ते पर लाना चाहता था जूलिया को। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 पैसा नहीं मारूंगा। मारूंगा मतलब आपका एक भी पैसा काटूंगा नहीं। जेब से निकाल कर, ये हैं तुम्हारे 80 रूबल।
हमारे कहता है कि हमारी तुम्हारी जो बात हुई थी 40 रूबल महीने के हिसाब से हुई थी और 2 महीने का तुम्हारा 80 रूबल बनता है। मैंने तुम्हारा एक पैसा नहीं तुम्हें मारना है, ये तो मैं तुम्हें इसलिए कर रहा था क्योंकि तुम्हें सही मार्ग पर लाना चाहता था। मैं अभी तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा जूलिया। क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और भोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय होता रहे उसका विरोध न कर सके? ये घर का मालिक उसको बताता है कि ठीक है जूलिया, एक चीज़ मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी व्यक्ति को अच्छा बनने के लिए इतना दब्बू हो जाना चाहिए, इसी कितना भयभीत हो जाना चाहिए कि अपने हक के लिए किसी से विरोध न कर सके, किसी का प्रतिरोध न कर पाए, बस खामोश रहे और सारी जातियाँ सहता रहे, जितनी भी उसको तकलीफ मिलती रहे उसको सहता रहे और शांत रहे? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार में से लड़ना होगा। उसने कहा कि नहीं जूलिया, ये संसार जो है हृदयहीन है, लोगों के पास दिल नहीं होता है। तो ऐसे लोगों, जिसके पास दिल नहीं होता है, ऐसे लोगों से लड़ करके अपना अधिकार लेना चाहिए। कभी भी ऐसा कठोर संसार में कठोर, क्रूर दिमाग, दिल रखने वाले लोगों के साथ ऐसे शांतिपूर्वक उनका अत्याचार सहन नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने अधिकार को लड़ करके हासिल करना चाहिए और अपने दांतों और पंजों का साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होता, कोई स्थान नहीं। तो घर का स्वामी कहता है कि जूलिया, एक बात समझ लो कि संसार में अगर आपका दांतों और पंजों का मतलब होता है कि ना, अगर ज़रूरत पड़े तो कभी भी पंजों का भी प्रयोग करो, ज़रूरत पड़े तो लड़ाई झगड़े भी करो, लेकिन कभी भी अपने हक को, अधिकार को किसी को छीनने मत दो। ये उसने उसको समझाया और कहा कि इस हृदयहीन संसार में लड़ना होगा और पूरी शक्ति के साथ। ये रीढ़हीन लोगों के लिए कोई स्थान नहीं। रीढ़हीन का मतलब होता है बच्चों, शरीर में रीढ़ की हड्डी जो होती है, जिसको मेरुदंड कहते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। उसी तरह से व्यक्ति के पास अगर ऐसा व्यक्ति कोई है जो कि अपना अधिकार नहीं मांग सकता, हर अत्याचार को सहन करता है, उसकी हालत वैसी है जैसे रीढ़हीन। तो ऐसे संसार में रीढ़हीन नहीं होना चाहिए, हमेशा ज़रूरत पड़े तो अपना हक लेना चाहिए, क्योंकि अगर रीढ़हीन व्यक्ति है तो उसको संसार में कोई स्थान नहीं मिलता। इस पाठ में बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से लेखक महोदय ने ये बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति को ज़रूरत पड़े तो किस तरह से अपने अधिकार को प्राप्त करना चाहिए, कभी भी दब्बू नहीं होना चाहिए, रीढ़हीन नहीं होना चाहिए। और इस पाठ में ये सारी चीज़ें उस बड़े अच्छे ढंग से लेखक ने सिखाया है। ये पाठ आपका यहाँ पर आज समाप्त।